साथियों नमस्कार। विद्या सम्मेलन योजना यद्यपि अभी तक उसका सिर्फ विज्ञापन ही आया है, कुछ अखबारों में न्यूज आई है और अभी तक उसके आवेदन शुरू नहीं हुए, फिर भी बेरोजगार युवाओं में बहुत ही इसकी जिज्ञासा है कि ये भर्ती किस प्रकार होगी और इसका मतलब क्या पैमाना रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम इसका कारण जान लेते हैं कि सरकार के अनुसार इसका कारण क्या है, ये योजना क्यों शुरू की जा रही है। सरकार के अनुसार इसका कारण है कि पूर्णकालिक भर्तियों को पूरा होने में समय लगता है। तो उस समय में, उस निश्चित अवधि में जो रिक्त पद होता है उसके रिक्त होने के कारण असुविधाएं होती है और काम सुचारू रूप से नहीं होता। इसलिए एक निश्चित समय के लिए विद्या सम्मेलन योजना द्वारा उस रिक्त पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। उनसे ये पहले लिखवाया जाएगा उनसे कि वो एक निश्चित समय के लिए ही है और इस पर वो पूर्ण रूप से दावा नहीं करेंगे। तो साथियों, इसके कारण सरकार के अनुसार इसके कारण शुरू की गई है। यद्यपि सभी बेरोजगार संघ और बेरोजगार साथी ये चाहते हैं कि पूर्ण भर्तियां हो और कुछ समय के लिए न लगाया जाए युवाओं को और उन्हें पूर्ण रूप से नियुक्ति दी जाए और पूरी भर्ती की जाए, न कि कुछ समय आंशिक समय के लिए उन्हें लगाया जाए। तो साथियों, ये कारण था। सरकार के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि रिक्त पद होते हैं, वहाँ पर असुविधा होती है और इसी कारण वो विद्या सम्मेलन योजना द्वारा उस पद को भरेंगे और एक निश्चित समय तक उनकी सेवाएं लेंगे और उन्हें उसका मानदेय देंगे, उसका वेतन देंगे। तो साथियों, ये इस प्रकार ये न्यूज आई थी कि विद्या सम्मेलन अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगेगी कलेक्टर की मोहर, सभी जिलों में बनेगी समिति, एक ही दर से होगा भुगतान। प्रदेश के सरकारी स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों में रिक्त शिक्षकों के पद की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल विद्या सम्मेलन योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत अब जिला कलेक्टर अध्यक्षता में बनने वाली समिति अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने विद्या सम्मेलन योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। अस्थायी शिक्षकों के वेतनमान सहित अन्य सुविधाओं में एकरूपता के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसमें पहले मुख्यालय स्तर तक अनुमति लेनी पड़ती थी। आधा सत्र गुजरने के बाद भी नियुक्ति के आदेश जारी होते थे। इस साल प्रदेश में 10,000 से अधिक बेरोजगारों को इस योजना का फायदा मिल सकता है। 21 से 60,000 तक सैलरी। साथियों, ये प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। सैलरी की बात हम इस वीडियो में बाद में करेंगे। सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी मौका मिलेगा। पहले सेवानिवृत्ति लगाए जाते थे, पर अब बेरोजगारों को भी मौका दिया जा रहा है। रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने के लिए नए अभ्यर्थियों के साथ साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों को हर मौका मिलेगा। हर ब्लॉक में 3 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसके बाद वरीयता के आधार पर अस्थायी नियुक्ति आदेश जारी हो गए। साथियों, 14 बिंदु पर लेके शपथ पत्र। इस शपथ पत्र के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि अस्थायी शिक्षकों की ओर से कई बार स्थायी नियुक्ति का भी दावा किया जाता है। ऐसे में इन शिक्षकों की नियुक्ति पहले 14 बिंदुओं का एक शपथ पत्र लिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, छात्रावास में रिक्त पदों पर स्थायी शिक्षक की नियुक्ति हेतु होते ही तत्काल अस्थायी शिक्षक को पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे होगा अस्थायी शिक्षकों का चयन। शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूल व कॉलेजों मुख्यालय में रिक्त पदों की सूचना भेजनी होगी। रिक्त पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का आवेदन जाएंगे। आधार पर मेरिट सूची जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित होगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। विशेष परिस्थितियों में तय राशि पर संस्था प्रधान अस्थायी शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी दी थी, न्यूज में आई थी और कुल मिलाकर दूसरे दिन उसी समय बाद एक और सूचना आई थी कि 80,000 शिक्षकों के पदों पर होगी अस्थायी नियुक्तियां। साथियों, 80,000 पद खाली है, तो इस पर न्यूज वाले ने बता दिया कि 80,000 पदों पर हो सकती है नियुक्ति। यदि इतना शायद न हो, फिर भी लगभग अच्छे पदों पर नियुक्ति अगर ये योजना होती है तो चयन जरूर होगा। एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों का बनेगा पैनल। तो साथियों, इस प्रकार था ये। प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों पर ले गए गेस्ट फैकल्टी करीब 75,000 को मिलेगा फायदा। 3 विशेषज्ञों से समझे सरकार के फैसले का मायने। साथियों, गेस्ट फैकल्टी में मिलेगा मानदेय। जो मानदेय की बात कर रहे थे वो इस प्रकार है। 1 से 8 तक प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये और अधिकतम मासिक वेतन अगर बहुत सी क्लासें ली जाए, बहुत घंटा प्रयोग करे तो भी 21,000 से ज़्यादा उन्हें नहीं मिलेगा। 9 से 10 में 3,350 और 25,000 अधिकतम। 11 से 12 में 400 और 30,000 अधिकतम। अनुदेशक के लिए 300 और 21,000 अधिकतम। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 300 रुपये और 21,000 मासिक। तो साथियों, प्रति घंटा के हिसाब से ये दी जा रही है। और वीवी कॉलेज में, तकनीकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 800 रुपये होगी प्रति घंटा के और अधिकतम 45,000। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,000 रुपये और 52,000 अधिकतम महीने के।
प्रोफेसर के लिए 1200 और 60,000 अधिकतम। तो साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,000 होगी। प्रदेश में 79,350 रिक्त पदों पर होगा गेस्ट फैकल्टी का चयन। तो साथियों इसमें न्यूज में आया था कि इस प्रकार चयन होगा। एक इसमें शिक्षक जो स्कूल के सचिव प्रधानाचार्य जी उनको भी शामिल किया जाएगा उस कमेटी में, और उनसे भी राय ली जाएगी, और कलेक्टर के आदेश पर ये आदेश जारी होगा कि किन का चयन होगा। मेरिट के आधार पर होगा यह चयन साथियों। तो साथियों इसमें अब अगर योग्यता की बात करें तो साथियों योग्यता वही रहेगी जो वास्तविक भर्ती के लिए होती है। जैसे अगर आप रीट लेवल सेकंड के लिए या फर्स्ट के लिए करना चाहते हो तो बीएसटीसी और बीएसटीसी चाहिए। अगर लेवल फर्स्ट लेवल 2 के लिए बीएड बीएसटीसी बीएड और बीए चाहिए। इसी प्रकार साथियों सेकंड ग्रेड के लिए बीए और बीएड चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड के लिए एमए और बीएड चाहिए। और साथियों जो नेट फर्स्ट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरर है उनके लिए नेट और एमए चाहिए साथियों। तो इस प्रकार साथियों ये चयन होगा। योग्यता वह की वह रही रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी, और योग्यता वही सेम रहेगी हर पद के लिए जो वास्तव में होती है। क्या ये साथियों उचित है या नहीं इसका हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से कुछ बेरोजगार भाई इसको अच्छा कह रहे हैं, पर ज़्यादातर इसको उचित नहीं मान रहे कि वो साथ चाहते हैं कि वास्तविक भर्ती निकाली जाए। इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सरकारी सेवा में अनुभव हो जाएगा उसी प्रकार का, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि साथियों इससे जो वास्तविक भर्ती होती है उसमें समय लग सकता है, क्योंकि जब उस पद पर रिक्त पद रहेगा ही नहीं और एक समय उस समय की पूर्ति हो रही है जब उस पद की, तो सरकार इसे धीरे धीरे कर सकती है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है। और सभी बेरोजगार तो ये चाहते हैं कि लगातार और वास्तविक भर्ती आए, न कि ऐसे गेस्ट फैकल्टी में लगाया जाए साथियों। और क्या इन्हें नियमित किया जा सकता है, जैसे विद्यार्थी मित्रों और जो उससे पहले प्रबोधक और जो उससे उस समय पहले उनको नियमित किया गया था? तो साथियों इसका जवाब ना है, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। पर इस समय जरूर उनसे लिख के लिया जाएगा कि जब इस पद पर वास्तविक अधिकारी आ जाएगा, जो इस पद का वास्तविक अधिकारी आ जाएगा, तब हम ये पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसे शपथ पत्र साइन करवाया जाएगा साथियों। तो हम शपथ पत्र के बारे में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रारूप शपथ पत्र देख सकते हैं आप। मैं श्रीमती श्री पुत्र संस्थान का नाम है दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ। यह है कि मैंने विभाग संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञान में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ। साथियों ये शपथ पत्र है। यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त सामान्य वित्तीय लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक 6/2 वित्त साविलेनी 2021 दिनांक को अच्छे से पढ़ समझ लिया। तीसरा यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य है और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। तो साथियों इसमें आपको लिख के देना होगा आपने जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी सूचनाएं दी है वो बिल्कुल सत्य है। चौथा है यह है कि मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और संबंधी मूल अभिलेख वन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित है यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास जाति विकलांगता, स्वयं से संबंधित प्रमाण पूर्णतः सही है। सभी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट है उनको आपको लिख शपथ पत्र बना के देना पड़ेगा कि हाँ जो मैंने डॉक्यूमेंट जारी किए है वो एकदम सही है। पांचवा है साथियों इसमें पॉइंट यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचना यदि जांच के दौरान कुटरचित फर्जी अथवा गलत पाई जाती है तो मुझे गेस्ट फैकल्टी में से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के एम्प्लीमेंट से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई मुझे स्वीकार होगी, जिसके लिए मैं किसी भी न्यायालय में वाद या दायर नहीं करूँगा। तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि गलत हो तो उस पर विधिक कार्रवाई होगी और उस पर वो न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं कर सकता। ये आपसे शपथ पत्र में लिखवाया जाएगा। ये जो छठा पॉइंट है वो ये है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवा प्रदान करूंगा तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं तो संस्था एक तरफा कार्रवाई कर दिक्कत होगी। तो साथियों साफ लिखा है कि जो भी आपको काम दिया जाएगा वो आप सही तरीके से एकदम करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो संस्था आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सातवां पॉइंट ये है कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूँगा। साथियों बिल्कुल जैसे
जिला आवंटन होता है तो साथ ही स्थानांतरण या की मांग करते हैं, जो वास्तविक सरकारी नौकरी होती है उसमें कि स्थानांतरण होगा, तबादले हो गए तो जिले में जा पाएंगे। और इसमें बताया गया कि जिला आवंटन हो गया तो उसके पश्चात मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा। तो पहले से ये लिख के ले रहे साथियों शपथ पत्र पर, यह है कि मैं इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथ ग्रहण को गैस फैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपयुक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल साथियों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है नियमित करने के बारे में। आप जिनकी जिज्ञासा थी कि नियमित किया जा सकता है क्या, पूर्व में जिस प्रकार से किया गया है, तो इसमें साफ लिखा गया कि जिस दिन वास्तविक नियमित नियुक्ति हो जाएगी तब ये पद स्वतः समाप्त हो जाएगा और उसी दिन से वो कार्यमुक्त हो जाएगा। नंबर पॉइंट ये है साथियों, ये है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिए तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति की दावा नहीं करूंगा। इसलिए साथियों इस योजना में थोड़ी कुछ अभ्यर्थियों को समस्या जरूर होगी, क्योंकि यदि वो चाहते हैं कि नियमित, हर कोई यही चाहता है कि नियमित नियुक्ति हो, न कि एक साल के लिए या कुछ सेशन के लिए, तो इसमें नियमित का तो दावा किया ही नहीं जा सकता। और साथियों इसमें 200 पॉइंट है कि इस व्यवस्था में नियमित नियुक्ति अन्य किसी भी कारण मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाए तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर का कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा। साथियों इसमें साफ शपथ दिलवाई जा रही है कि यदि नियमित नियुक्ति हो जाती है तब तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, और यदि किसी अन्य कारण से भी मुझे नहीं बुलाया जा रहा है तो भी मैं इसके खिलाफ न्यायालय में कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा। 11वें पॉइंट में राज्य सरकार, विभाग, संस्था द्वारा समय समय पर जारी नियमों निर्देशों का पालन करूंगी। 12वां यह है कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकार या समुचित प्राधिकार स्वामित्वाधीन या नियंत्रण किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा प्रदूषित नहीं किया गया था, नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया है, और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है। तो साथियों बिल्कुल कोई जो अगर आपके खिलाफ केस या मुकदमा हुआ हो तो आप योग्य नहीं हो पाएंगे, इसमें ये लिखा हुआ है। और किसी प्रकार से मुझे अधम नहीं बताया गया है, और मेरा चरित्र, कुल मिला के इसमें चरित्र बताया गया कि आपका चरित्र उत्तम है। मैंने ये समझ लिया कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता, कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान शिक्षक पदाधिकारी को बिना कारण बताए मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त करने का अधिकार हो। अगर आप लंबे समय अनुपस्थित रहते हैं और कार्य कुशलता में कमी दिखाते हैं तो संस्था प्रधान को यह अधिकार होगा कि वो आपको बिना बताए ही निर्मुक्त कर सकता है, बिना कारण बताए ही। 14 मैं राज्य की अभिलेख तथा सूचना को गोपनीयता बनाए रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने में नियमानुसार नहीं होगा। जो भी अपने कार्यस्थल की गोपनीय जानकारियाँ होगी वो आप कहीं बाहर नहीं साझा करेंगे, और ये भी शपथ पत्र में लिख कर लिया जा रहा है। तो साथियों इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, आप इसके अनुसार ही फिर आवेदन करें। आवेदन आ जाएंगे, ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा और नया सेशन शुरू होगा तो संभवतः इसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण शपथ पत्र थे, शपथ बिंदु इनमें मांगे जाएंगे, आपसे मांग के पहले लिख के लिया जाएगा कि ये बातें आप शपथ लीजिए। तो साथियों अब जो साथी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि वो आवेदन करना चाहते हैं, तो साथियों यदि आपका ये एक निजी राय हो सकती है, आप इसे माने न माने आपके ऊपर है, ये एक निजी राय है। यदि आपका लक्ष्य पूर्ण नियमित नियुक्ति प्राप्त करना है और कुल मिला के आपको, तो आप इसमें नहीं आवेदन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 1 घंटे के लिए बुलाया आपको और उस समय में आपको डिस्टर्बेंस हो कुछ, पर फिर भी आपको लगे कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उससे तो अच्छा ही प्राइवेट स्कूल की तुलना में आप सरकारी सेवा में कार्य करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इसमें 1 घंटे का समय होगा, हो सकता है आपको रोज प्रतिदिन 1 घंटे बुलाए, हो सकता है आपको 2 दिन बुलाए, और हो सकता है कभी आपको ना भी उस दिन बुलाए, तो भी आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो साथियों इस योजना में ये अब इसमें आप कमी गुण आप देख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे, उस अपना सभी का अपना नज़रिया होता है, आप जिस तरीके से अपना उचित लगे देखें। आप अपनी राय जरूर दें कि आपकी राय में विद्या समूह योजना सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवे। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। धन्यवाद।